नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। मैं अनीता पारिक, प्रवक्ता, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी जयपुर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट अध्ययन क्षेत्र एवं विषय अवबोध विषय के यूनिट संख्या 1 का टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसके विषय में आज हम हमारे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अनुशासनात्मक ज्ञान की परिभाषा, उसकी अवधारणा आदि के विषय में अध्ययन किया था। अपने आज के इस वीडियो में हम अनुशासनात्मक ज्ञान की प्रकृति के विषय में अध्ययन करेंगे। अनुशासनात्मक ज्ञान की प्रकृति। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आधुनिक युग में ज्ञान का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। बालक विद्यालय में ज्ञान ग्रहण करने हेतु जाता है तो बालक का सर्वांगीण विकास करना विद्यालय का दायित्व होता है और विद्यालय इस हेतु एक विशेष वातावरण का निर्माण करता है। विद्यालय समाज का एक अंग माना जाता है और जिस प्रकार समाज के अस्तित्व के लिए उसके सदस्यों का अनुशासित होना आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार से विद्यालय में अनुशासन की आवश्यकता होती है। और यह अनुशासन तभी स्थापित हो सकता है जब सभी छात्र व अध्यापक नियमों का पालन करें। विद्यालय का वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए कि छात्र स्वतः ही नियमों का पालन करने के लिए तत्पर हो। ज्ञान की प्रकृति को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है दमनात्मक अनुशासन। दमनात्मक अनुशासन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इस प्रकार के अनुशासन के अंतर्गत बालक के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, अंतर्निहित शक्तियां हैं, उसको कोई भी महत्व नहीं दिया जाता और इसमें छात्रों को पूर्ण नियंत्रण में रखकर आज्ञा पालन करना सिखाया जाता है। यानी कठोर दंड का विधान इसके अंतर्गत होता है। कठोर दंड विधान के द्वारा इसमें अनुशासन की स्थापना की जाती है। इस तरह का जो अनुशासन है वह हम साम्यवाद देशों में, निरंकुश शासन प्रणालियों में, अंग्रेजी शासनकाल में आदि में देख सकते हैं। दूसरी जो अनुशासन की प्रकृति है वह है मुख्यात्मक अनुशासन। इस प्रकार के अनुशासन के प्रवर्तक प्रकृतिवादियों को माना जाता है और प्रकृतिवादी इनका विचार था कि बालक स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, उसे स्वतंत्र रहने दिया जाना चाहिए और उसे खुला छोड़ देना चाहिए। वह अपने अनुभव के द्वारा, अपने अभ्यास के द्वारा स्वयं ही सीख लेगा और उस अनुभव के द्वारा ही वह स्वयं अनुशासित रहना सीख जाएगा। यानी कि बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, वह स्वेच्छा से जो अनुभव करेगा, उन अनुभवों के द्वारा वह अनुशासित रहना सीख लेगा। नेक्स्ट है प्रभावात्मक अनुशासन। इस विचारधारा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वह आदर्शवादी माने जाते हैं। इनका कहना है कि विद्यालय के अंतर्गत शिक्षक और छात्र दो प्रमुख सदस्य होते हैं। शिक्षक का छात्र पर और छात्र का शिक्षक पर प्रभाव पड़ता है। तो इनके अनुसार शिक्षक को अपना व्यवहार इस तरह का रखना चाहिए कि छात्र स्वयं अध्यापक को देखकर, शिक्षक को देखकर अनुशासित हो सके। यानी कि अध्यापक का प्रभाव छात्रों पर और छात्रों का प्रभाव अध्यापक पर हो। इस तरह के प्रभावात्मक अनुशासन के अंतर्गत अनुशासन की बात की गई है कि प्रभावात्मक अनुशासन वांछित उद्देश्यों की पूर्ति का एकमात्र साधन है। जब विद्यार्थी अध्यापक से प्रभावित होंगे तो वह स्वयं अनुशासित रहने लगेंगे। नेक्स्ट जो अनुशासनात्मक ज्ञान की प्रकृति है वह है अनुकरणात्मक अनुशासन। अनुकरणात्मक, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह अनुशासन अनुकरण पर आधारित होता है। अनुकरण पर आधारित होता है। अनुकरण के द्वारा बालक स्वयं अच्छे बुरे के विषय में अंतर कर लेता है या सीख जाता है। अनुकरण बालक को अच्छा बुरा आदि के विषय में बताने का एक बहुत उपयोगी साधन माना गया है। शिक्षक छात्रों के सामने जिस तरह अनुशासित रहता है, बालक उसी तरह का अनुकरण करके और अपने आप को
अनुशासित रखना सीख जाते हैं। यानी शिक्षक छात्रों के सामने इसके अंतर्गत जो बात कही गई है वह यही कही गई है कि विद्यार्थी अनुकरण के माध्यम से सीखता है और विद्यार्थी कक्षा में शिक्षक का अनुकरण करता है और शिक्षक का जैसा व्यवहार होगा, शिक्षक का जैसा अनुशासन होगा, वैसा ही विद्यार्थी का अनुशासन हो जाएगा। तो ये थी अनुशासनात्मक ज्ञान की प्रकृति। अब हम बात करेंगे अनुशासनात्मक ज्ञान के सिद्धांत या अनुशासन के सिद्धांत। विद्यार्थियों, अनुशासन के जो सिद्धांत हैं इसमें आधुनिक विचारधारा जो है उसका मानना है कि अनुशासन छात्रों के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं लगाना चाहिए या उनके ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए। अनुशासन उनके व्यवहारों में, उनके आचार विचारों में अंतर्निहित शक्तियों के विकास के माध्यम से स्थापित किया जाना चाहिए। और इसकी स्थापना के लिए कुछ सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। वह सिद्धांत इस प्रकार है। स्वप्रेरित अनुशासन। स्वप्रेरित, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि अनुशासन विद्यार्थी पर जबरदस्ती लादा हुआ नहीं हो, बल्कि विद्यार्थी स्वयं प्रेरित होकर अनुशासित रहना सीखे। इसके अंतर्गत अनुशासन छात्रों के ऊपर किसी अधिकारी द्वारा या शिक्षकों द्वारा थोपा नहीं जाना चाहिए, बल्कि छात्र को स्वयं अनुशासित जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी जानी चाहिए, जिससे कि वह अनुशासन की स्थापना करने में सहायक बन सके। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक अनुशासन। अनुशासन स्थापना के अंतर्गत छात्रों का यथासंभव सहयोग प्राप्त करना चाहिए। अनुशासन प्रेम, सहानुभूति तथा पारस्परिक सहयोग पर आधारित होना चाहिए। यानी प्रजातांत्रिक गुणों के माध्यम से अनुशासन को स्थापित किया जाना चाहिए। अनुशासन ऐसा होना चाहिए जो कि छात्रों को प्रेरणा प्रदान कर सके। उनमें भय के स्थान पर प्रजातांत्रिक गुण होने चाहिए। नेक्स्ट है उदाहरण आधारित अनुशासन। यदि विद्यार्थी के अंतर्गत स्थायी अनुशासन या सच्चा अनुशासन लाना चाहते हैं तो वह कोरे उपदेशों से स्थापित हम नहीं कर सकते, बल्कि हम जानते हैं कि बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अतः हमें विद्यार्थी के समक्ष इस तरह के आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए जिससे कि वह अपने दैनिक जीवन में उनको अपना सके और अनुशासित रहना सीख सके। यानी उदाहरणों के माध्यम से विद्यार्थी को अनुशासित रहने का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है व्यापक अनुशासन। व्यापक अनुशासन यानी सिर्फ एक सीमित क्षेत्र में या सीमित समय के लिए ही अनुशासित रहने का ज्ञान प्रदान नहीं किया जाए, अपितु बच्चों को संपूर्ण जीवन काल में अनुशासित रहने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। बालक को मात्र कक्षा में ही अनुशासित रहने की भावना का विकास नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू में विद्यार्थी को अनुशासित रहना सीखना चाहिए। अनुशासित जीवन व्यतीत करना विद्यार्थी को आना चाहिए। अध्यापक की अनुपस्थिति में भी विद्यार्थी अनुशासित रहे, इस तरह का अनुशासन विद्यार्थी में स्थापित किया जाना चाहिए। अंतिम हमारा है सकारात्मक अनुशासन। अनुशासन सकारात्मक होना चाहिए। अनुशासन स्थायी और प्रभावी तभी होगा जब आत्म अनुशासन का विकास विद्यार्थी के अंतर्गत होगा। अनुशासन के द्वारा बालक में सृजनात्मक शक्तियों का विकास किया जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये अनुशासन के सिद्धांत थे। अब हम जानेंगे अनुशासनात्मक ज्ञान के प्रकार या अध्ययन क्षेत्र के प्रकार के अनुशासनात्मक ज्ञान के क्या प्रकार होते हैं। अध्ययन क्षेत्र को या अनुशासनात्मक ज्ञान के क्षेत्र को 4 भागों में विभक्त किया गया है, या इसे 4 प्रकार के इसके क्षेत्र माने गए हैं। ये 4 प्रकार के क्षेत्र कौन कौन से हैं, आइए हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है शास्त्रीय अध्ययन क्षेत्र। शास्त्रीय अध्ययन क्षेत्र, इसके अंतर्गत क्या होता है, एक ही विषय का अध्ययन किया जाता है। एक ही विषय की प्राकृतिक सीमाओं, विशेषताओं, क्षेत्रों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसमें अनुसंधान के लिए विशिष्ट लक्ष्य, क्षेत्र एवं विधियां होती हैं जो विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करती हैं। इस उपागम में
अभ्यास व अनुसंधान का जो अर्थ है वह केवल एक ही विषय के द्वारा या एक ही अध्ययन विषय के द्वारा किसी सामाजिक समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत एक ही अध्ययन क्षेत्र से संबंधित समस्या का समाधान अनुसंधान के द्वारा खोजा जाता है। अनुसंधानकर्ता किसी एक ही अध्ययन क्षेत्र पर कार्य करता है। अनुसंधानकर्ता जो एक अध्ययन क्षेत्र पर कार्य करता है वह, जैसे कि उदाहरण हम लेते हैं न्याय, अर्थशास्त्र, यदि वह न्याय पर कार्य कर रहा है तो वह सिर्फ न्याय पर ही कार्य करेगा। वह अर्थशास्त्र पर कार्य कर रहा है तो वह सिर्फ अर्थशास्त्र पर ही कार्य करेगा। इसमें सामान्य उद्देश्य, दृष्टांत, नमूना आदि का आदान प्रदान तथा समान विधि व भाषा काम में ली जाती है। किंतु जब एक से अधिक अध्ययन विधि व भाषा जब एक से अधिक अध्ययन क्षेत्र में समस्या समाधान हेतु शोध पर विचार किया जाता है, यानी एक से अधिक विषय हो गए और उसमें समस्या के समाधान पर जब बात की जाती है तो यह अध्ययन क्षेत्र अपनी कुछ सीमाओं में बंध जाता है, क्योंकि इसके द्वारा एक समय में केवल एक ही विषय को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। तो इसमें जो मुख्य जोर दिया जाता है वह समस्या का समाधान करने, कार्य करने, ज्ञान व कौशलों का संचार करने तथा ज्ञान व कौशलों के समन्वय पर दिया जाता है। दूसरा हमारा है अंतरशास्त्रीय अध्ययन क्षेत्र। अंतरशास्त्रीय अध्ययन क्षेत्र में कई असंबंधित शैक्षिक अध्ययन इस तरह अनुसंधान क्षेत्र में कार्य करते हैं कि दोनों विषय अपनी सीमाओं को पार कर नवीन ज्ञान व नवीन सिद्धांत का निर्माण करते हैं, जो कि सामान्यतः अनुसंधान का लक्ष्य या उद्देश्य होता है। असंबंधित शैक्षिक अध्ययन से तात्पर्य यह है कि कई विभिन्न अनुसंधान के क्षेत्र अर्थात गुणात्मक तथा संख्यात्मक उपागम और अन्वेषण तथा विश्लेषण उपागम को एक साथ उपयोग में लेना है, जो कला व विज्ञान से संबंधित है। यह अध्ययन दो भिन्न अध्ययन क्षेत्र की समस्या का अध्ययन करता है, जो कि समग्र रूप से प्रत्येक अध्ययन पर लागू की जा सके। अंतरशास्त्रीय अध्ययन क्षेत्र उपागम का उपयोग करके समस्या कथन का अध्ययन किया जाता है, जो अंतर्दृष्टि के आधार पर विभिन्न अध्ययनों को एक दूसरे से सार्थक बनाती है। उस अध्ययन क्षेत्र का विश्लेषण कर उसके योगदान की समझ कई दृष्टियों के आधार पर समस्या से संबंधित विचारों को पूर्ण करने व विश्लेषण की रूपरेखा निर्मित करने में सहायक होती है, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल, आनुवांशिक परिमार्जित खाना आदि समस्याओं का अध्ययन अंतरशास्त्रीय अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अंतरशास्त्रीय अध्ययन का विश्लेषण किसी मुद्दे को बहुदृष्टि के परिप्रेक्ष्य से जांचता है, यानी सिर्फ एक ही दृष्टि से नहीं देखा जाता, संपूर्ण रूप से उसको देखा जाता है तथा क्रमबद्ध प्रयासों के द्वारा समग्र रूप से विश्लेषण कर किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है, जिसे विश्लेषण की रूपरेखा के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट जो प्रकार है वह है बहुशास्त्रीय अध्ययन क्षेत्र, मल्टी डिसिप्लिनरी। बहुशास्त्रीय से तात्पर्य है दो या दो से अधिक अध्ययन के संदर्भ में अंतर्दृष्टि विकसित करना। जैसे इस उपागम का प्रयोग एक पाठ्यक्रम में किया जा सकता है, जिसे तैयार या उस पर विचार जानने हेतु अनुदेशकों को आमंत्रित किया जाता है, जो कि भिन्न भिन्न अध्ययन क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। इन विशेषज्ञों को प्रकरण पर क्रमबद्ध विधि से विचार प्रकट करने हेतु निर्देश दिए जाते हैं, जहां वह विषय या प्रकरण से संबंधित अंतर्दृष्टि का प्रयोग नहीं करते। यहां अध्ययन क्षेत्र के मध्य बहुत समीपता का संबंध होता है, किंतु उनके मध्य एकीकरण का संबंध नहीं होता। अतः विभिन्न अध्ययन क्षेत्र की अंतर्दृष्टि को किसी तरह एक साथ लाना, परंतु कड़े प्रयास के बाद भी
एकीकरण न कर पाना ही बहुशास्त्रीय है। इसे हम संक्षेप में समझेंगे। बहुशास्त्रीय अध्ययन में दो या दो से अधिक अध्ययन क्षेत्र अपना योगदान कर स्वतंत्र भूमिका निभाते हैं। इसे उदाहरण के रूप में यदि हम जाने तो जैसे कि डाइनिंग टेबल पर रखी हुई फलों की टोकरी, जिसमें कि अलग अलग रंगों के फल और अलग अलग पूर्ण फल रंग स्वाद के आधार पर स्वतंत्र अपना अस्तित्व रखते हैं। यानी अलग अलग फल रखे हुए हैं जिनका रंग अलग है, जिनका स्वाद अलग है, लेकिन उनका सबका अपना एक अस्तित्व, कहलाते वो सब फल हैं लेकिन उनका अपना एक अस्तित्व होता है। नेक्स्ट है हमारा परेशास्त्रीय अध्ययन क्षेत्र। परेशास्त्रीय अध्ययन क्षेत्र यानी ट्रांसेंड, इस शब्द की जो उत्पत्ति है यह लैटिन भाषा के ट्रांसफिक्स से हुई है, जिससे तात्पर्य है जो दृष्टि से परे हो, जो जल्दी बदलता रहे, अर्थात वह शास्त्र जिसमें दो या उससे अधिक अध्ययन की हमें झलक मिले किंतु किसी एक विशिष्ट अध्ययन के संबंध में स्पष्ट रूप से व्याख्या करना संभव ना हो, वह अध्ययन जो अन्य अध्ययनों के आर पार हो तथा उनके साथ साथ पास से निकल जाए तथा जो सभी अनुशासनों के परे हो। इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं वह है वर्तमान विश्व को समझना, जिससे ज्ञान की एकता आवश्यक है। दूसरा इसमें है वृहद व जटिल समस्याओं का समाधान निकालना, जो विशेषज्ञों के विचारों एवं अध्ययन क्षेत्र एकीकरण पर आधारित सिद्धांत द्वारा प्राप्त किए गए हों। विद्यार्थियों, परेशास्त्रीय जो ये अध्ययन क्षेत्र है इसमें दो संप्रत्यय होते हैं। पहला है वैज्ञानिक तथा अवैज्ञानिक स्रोत के आधार पर अंतरशास्त्रीय अनुसंधान करना। दूसरा है इसमें नवीन ज्ञान के स्वरूप को समझना एवं समस्या समाधान में सहयोग करना, जो कि समाज के विभिन्न भागों से संबंधित हो तथा जो समाज की जटिल चुनौतियों का सामना कर सके। इस प्रकार के अनुसंधान के द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं का हल निकाला जाता है। अनुभव, अंतःक्रिया व समाधान के आधार पर प्राप्त नवीन परिणामों द्वारा एक नया दृष्टिकोण बनाया जाता है। यह एक नए प्रकार का ज्ञान है जिसके 4 स्तंभ होते हैं। जानने के लिए सीखना, नंबर 1 जानने के लिए सीखना, नंबर 2 करने के लिए सीखना, तीसरा है के साथ होने के लिए सीखना और अंतिम चौथा है होने के लिए सीखना। तो विद्यार्थियों, ये अध्ययन क्षेत्र के प्रकार हैं। अब हम जानेंगे शास्त्रीय व अंतरशास्त्रीय अध्ययन क्षेत्र में अंतर, कि इन दोनों अध्ययन क्षेत्रों में क्या अंतर है। सबसे पहला जो अंतर है वह है शास्त्रीय अध्ययन क्षेत्र में ही विषय का अध्ययन एक शैक्षिक अध्ययन क्षेत्र की परिसीमा में किया जाता है, यानी एक ही विषय के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अंतरशास्त्रीय में है, जबकि अंतरशास्त्रीय अध्ययन क्षेत्र में ऐसी समस्याओं का समाधान किया जाता है जो किसी एक अध्ययन क्षेत्र या अनुसंधान अभ्यास के क्षेत्र के बाहर होती है, यानी कि अलग किसी भी विषय की वह हो सकती है, किसी एक विषय की समस्या नहीं होती है। दूसरा इसमें अंतर है, इसमें विशिष्ट एवं निश्चित लक्ष्य, क्षेत्र एवं विधियां होती है। दूसरी तरफ अंतरशास्त्रीय में देखेंगे, इसमें निश्चित विधियां नहीं होती हैं, अपितु अनुसंधान प्रक्रिया द्वारा समस्या समाधान हेतु विधियां निर्मित कर प्रयुक्त की जाती है। यानी शास्त्रीय अध्ययन क्षेत्र में तो जो इसकी विधियां होती हैं, जिसके लक्ष्य होते हैं, जिसके क्षेत्र होते हैं, वह पहले से ही निश्चित होते हैं, जबकि अंतरशास्त्रीय में समस्या के समाधान के आधार पर निर्मित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, इसमें नवीन ज्ञान, अवधारणाएं एवं सिद्धांतों की खोज नहीं की जाती, अपितु निश्चित समस्याओं का समाधान किया जाता है। दूसरी तरफ देखेंगे, इसमें नवीन ज्ञान, अधिक विश्लेषण, नए अर्थों को खोजने का प्रयास किया जाता है। अगला है, इसके अध्ययन हेतु विशेषज्ञों का समुदाय होता है। दूसरी तरफ इसके अध्ययन हेतु विशेषज्ञों का समुदाय निर्मित किया जाता है, यानी शास्त्रीय अध्ययन क्षेत्र में पहले से ही विशेषज्ञों का समुदाय
होता है, जबकि अंतरशास्त्रीय हेतु उसके समस्याओं के समाधान हेतु, नवीन ज्ञान के सृजन हेतु विशेषज्ञों के समुदाय को निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें मुख्य जोर समस्या के समाधान करने, कार्य करने, ज्ञान व कौशलों के समन्वय पर दिया जाता है, जबकि दूसरी तरफ इसमें जो मुख्य जोर दिया जाता है अंतरशास्त्रीय में वह है समस्या की व्याख्या करना, समस्या के समाधान के साथ उसके उत्पाद का सृजन करना तथा नवीन प्रश्न उठाने पर रहता है। नेक्स्ट है, इसमें नए आयामों व समाधानों की खोज नहीं की जाती, यानी जो पहले से चल रहे हैं उन्हीं का समाधान, उन्हीं आयामों के आधार पर समाधान ढूंढा जाता है, जबकि दूसरी तरफ इसमें नए उपागमों व समाधानों की खोज की जाती है, यानी नवीन ज्ञान का इसमें सृजन किया जाता है। तो ये हमारा था अनुशासनात्मक ज्ञान के प्रकार या अध्ययन क्षेत्र के प्रकार। शास्त्रीय व अंतरशास्त्रीय अध्ययन क्षेत्र में क्या अंतर है। अब हम जानेंगे अनुशासनात्मक ज्ञान की आवश्यकता व महत्व, कि अनुशासनात्मक ज्ञान की क्या आवश्यकता है, क्या उसका महत्व है। सबसे पहला है आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। सामाजिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विचारों की पूर्ति हेतु विषयों के ज्ञान की आवश्यकता होती है, यानी विषयों का, विभिन्न विषयों का जो ज्ञान है वह हमारे विचारों की, सामाजिक विचार, राजनीतिक विचार, दार्शनिक विचार आदि की पूर्ति करता है। दूसरा है उद्देश्यों के निर्धारण हेतु। शिक्षण अधिगम उद्देश्यों का जो निर्धारण किया जाता है, इस हेतु भी विषयगत ज्ञान की आवश्यकता है, वह इसका महत्व होता है। नेक्स्ट है रूप देने हेतु। विषयों के ज्ञान की आवश्यकता विशेष रूप से क्रिया केंद्रित, छात्र केंद्रित, अनुभव केंद्रित, जीवन केंद्रित, विषय केंद्रित एवं संतुलित पाठ्यचर्या के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है अधिगम अनुभवों के चयन एवं गठन हेतु। विषयों के ज्ञान के द्वारा अधिगम अनुभवों के उचित चयन, गठन को पाठ्यक्रम एवं अन्य क्रियाओं को रूप देने के लिए गठित किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम विधियां, सामग्री एवं रीतियों के चयन हेतु। छात्रों को उपयुक्त शिक्षण विधि, शिक्षण अधिगम विधियां, नीतियां, प्रविधियां तथा रीतियों को निर्धारित करने में विषयगत ज्ञान की आवश्यकता होती है, वह इसका महत्व इस हेतु भी होता है। तो ये हमने जाना अनुशासनात्मक ज्ञान या विषयगत ज्ञान की आवश्यकता एवं महत्व। अब हम बात करेंगे विषयगत ज्ञान की सीमाएं या अनुशासनात्मक ज्ञान की सीमाएं। विद्यार्थियों, जो सबसे पहले इसकी सीमा है वह है विषयों की संरचना का कोई ठोस एवं निश्चित आधार न होने के कारण सिद्धांत तथा व्यवहार में अंतर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इसमें शामिल किए जाने वाले विभिन्न विषयों के मध्य पारस्परिक समन्वय में कमी की संभावना रहती है। इस कारण यह पाठ्यचर्या ज्ञान के अत्यधिक असंबद्ध उपखंडों का एक पुंज मात्र बनकर रह जाती है। नेक्स्ट है इस प्रकार की पाठ्यचर्या में विभिन्न विषयों के बीच अधिक महत्वपूर्ण स्थान के लिए खींचतान हो सकती है, जिससे कि पाठ्यचर्या में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। तो विद्यार्थियों, ये थी कुछ अनुशासनात्मक ज्ञान की सीमाएं। मेरे आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में नवीन ज्ञान के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।